मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग पार्ट 3 तक चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 वीडियो तक अब तक पढ़े। प्रेजेंट है पार्ट 4। स्टूडेंट्स कुछ याद कीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया प्रोटोप्लाज्म क्या है, क्या कार्य है। ज़रा याद कीजिए, ये चार्ट आप लोगों को, ये चार्ट हमने जो है सेंड किया था, ठीक है। तो इस चार्ट में ज़रा गौर से देखें। हम लोग अभी पिछले वीडियो में साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे, ठीक है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अब हम दो भाग में बांट देंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का स्टडी हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम साइटोप्लाज्म में जितने पार्ट आएंगे ये सब, ठीक है, इनका स्टडी करेंगे। आप लोग नोट से देख लीजिएगा, सुविधा होगा आपको समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म अब तक हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो तक। अब देखें, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में हम बांटेंगे। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। ये जीव द्रव्य को हम दो पार्ट में बांटे हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। कोशिका द्रव्य और केंद्रक में, ठीक है। केंद्रक में साइटोप्लाज्म का पहले हम स्टडी करें, उसके बाद साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाए जाते हैं फिर उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखें, यह मान लिया सेल है, ठीक है। यह सेल वॉल हो गया बाहर सबसे। उसके बाद आप ये देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, जिसमें केंद्रिका, क्रोमेटिन, धागे आदि होते हैं। और ये सब केंद्रक के बाहर जितने पदार्थ हैं, मान लीजिए केंद्रक के केंद्रक छिद्र है, ठीक है। और ये सब पदार्थ इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें तमाम पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम का। साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के सारे पदार्थ। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कह लीजिए, केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हम लोग पढ़ जीव द्रव्य कला या जीव कला जो है, ये कला जो ये आवरण है, इस आवरण और इस आवरण के बीच जितने पदार्थ भरे हुए हैं, तो ये आवरण और ये आवरण के बीच है, ये सारा पदार्थ भरा हुआ है ना, टोटल ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि सेल के टोटल वॉल्यूम का 90% जल इसमें होता है। जितना इसका टोटल वॉल्यूम, एक सेल का जितना टोटल आयतन होता है, उसका 90% जल केवल इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो साइटोप्लाज्म में ही है ये केंद्रक। बस जीव द्रव्य के सारे कार्य, वो सारे कार्य जो केंद्रक में नहीं होते, ठीक है। मतलब जीव द्रव्य जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जीव द्रव्य में जो कार्य हो रहे थे वो इसमें भी होंगे ना। तो अगर आप ये जान जाए केंद्रक का क्या कार्य है, तो वही कार्य छोड़कर जो बचेगा वही इसका कार्य है। तो अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो मैं सीधे मैं साइटोप्लाज्म का ही कार्य बता देता हूँ। इस केंद्रक को आप आउट कर लो, जितना बचा वही क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। समझने के लिए आउट करना है, ये नहीं कि लगे हम पकड़ के आउट ही कर लें, ठीक है। तो क्या है, ये जितना इसमें पदार्थ है वो साइटोप्लाज्म है। इसको अगर हम केंद्रक को हटा दें तो केंद्रक को हटाने के बाद जो है हम जितना बचेगा साइटोप्लाज्म, उसका कार्य हम लोग जाने क्या है, ठीक है। तो पहला कार्य होता है मेटाबॉलिज्म, उपापचय को नियंत्रित करना। उपापचय के सारे कार्य इसी में होते हैं, ठीक है। उपापचय के सारे कार्य इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। और उपापचय कार्य करवाने के लिए इसमें जो आवश्यक कच्चे माल हैं वो भी यही उपलब्ध कराता है, ठीक है। यानी उपापचय क्रिया कराने के जो आवश्यक पदार्थ हैं उसको यही साइटोप्लाज्म ही जो है उपस्थित कराता है, उपलब्ध कराता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इसमें पदार्थ
बनते हैं उन सारे पदार्थों का, विभिन्न पोषक पदार्थों तथा उपपचय पदार्थों का अंतःकोशिकीय वितरण साइटोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को अगर बांटने की बात करें तो यह दो भाग में बांटा जा सकता है, निष्क्रिय पदार्थ और सक्रिय पदार्थ। तो निष्क्रिय पदार्थ मतलब जो निर्जीव अवस्था में रहकर कार्य करवाएंगे, और सक्रिय पदार्थ जो सजीव अवस्था में रहकर कार्य करवाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव सबस्टेंसेज और इनएक्टिव सबस्टेंसेज। ठीक है, एक्टिव सबस्टेंसेज और इनएक्टिव सबस्टेंसेज या सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब चार्ट में आपको बताया गया था, इसमें तमाम आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, सब आएंगे ना। तो चलिए पहले नंबर पर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, पहला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है। यन लगेगा तो सिंगुलर यन हटा देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, यानी सूत्र कणिका, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको लर्न करने वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको नोट में ही सेंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है समझने वाली जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता की बात करें तो सामूहिक रूप से दो लोगों ने इसको मिलकर खोजा था, डब्ल्यू फ्लेमिंग और आर एल्टमान ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग और आर एल्टमान। ठीक है ना, आर अल्टमान ने इसकी खोज किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग और आर अल्टमान ने मिलकर इसकी खोज किया था। ठीक, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाले कौन थे? सी बेंडा। कौन थे? सी बेंडा। ठीक, और एक महत्वपूर्ण बात कि एक सेल में कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। एक सेल में कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। जैसे मान लिया यह एक सेल है, तो एक सेल में कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। तो जब ये एक ही केंद्रक हुई मान लिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और भी मतलब सारे पदार्थ तो रहेंगे इसमें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अगर बहुत ज़्यादा है तो इन सब को हम सामूहिक रूप से कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। सामूहिक रूप से, यानी एक रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, जब सबको एक साथ मिलाकर बोलेंगे एक सेल में टोटल माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ है कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो देखें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होती है। बाहर वाले को हम आउटर लेयर या बाह्य झिल्ली कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली। और अंदर वाली जो झिल्ली होती है ना, वो ऐसे बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं जाती है, वो कुछ इस तरह से रचना, अंगुली नुमा कुछ रचना बनाते हुए जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ रचना बनाते जाती है। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन। बट जो अंगुली नुमा रचना बनाई है, इस अंगुली नुमा रचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, इस अंगुली नुमा रचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी पर तमाम डंठल नुमा रचनाएं दिखती हैं। क्रिस्टी पर तमाम डंठल नुमा इस तरह से रचनाएं दिखती हैं। इन्हें F1 पार्टिकल, इन्हें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भरा हुआ पदार्थ इसका मैट्रिक्स होता है अपना, आधारी पदार्थ इसका। इसमें जो भरा हुआ पदार्थ है उसका नाम मैट्रिक्स ही रहेगा।
मैट्रिक्स। इसमें कहीं कहीं जो है राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम। जब राइबोसोम आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे इसकी प्रेजेंटिंग कहाँ कहाँ होती है, वहाँ पर नाम लिया भी जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया भी जा रहा है आपको कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें डीएनए का खंड भी होता है। ऐसे ऐसे मान लिया कोई है प्रेजेंट, ये हो गया डीएनए, ठीक है। आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी बात तो पहले से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और एटीपी जो एनर्जी होती है उसको अपने पास रखे रहता है, इसलिए इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ यानी फैटी सब्सटेंसेज प्लस वसायुक्त पदार्थ के साथ साथ जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन इसी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाचन नहीं, ऑक्सीकरण, पूरा का पूरा ऑक्सीकरण इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। किनका? वसायुक्त पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट का, इसी के भीतर ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीसोम में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया होती है, ये हाई लेवल का थोड़ा है, आप लोग अगले क्लास में फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो ज़्यादा इसको समझाया जाएगा, आप अभी लर्न कर लीजिएगा इसको केवल, ठीक है। तो इस तरह से इसके फंक्शंस होते हैं और फंक्शन के बारे में नोट मैंने सेंड कर दिया, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला हमारा है प्लास्टिड या लवक, ठीक है। अगला कोशिकांग हमारा है प्लास्टिड्स या लवक। ये प्लास्टिड्स ही जंतु और वनस्पति कोशिका में मुख्य अंतर रखने का कारण बन जाता है। मीन्स प्लास्टिड्स जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है, यानी कि कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक, ठीक है। तो अगर लवक की खोज की बात करें तो 1865 में अर्नेस्ट हेकल ने 1865 में इसकी खोज किया था। डिस्कवरर कौन है प्लास्टिड्स के? अर्नेस्ट हेकल 1865 में। परंतु प्लास्टिड नाम AFW शिम्पर ने 1885 में दिया था। 1885 में शिम्पर ने इसे प्लास्टिड नाम दिया था, ठीक है। अब प्लास्टिड्स के टाइप की बात करें तो एक सेल में प्लास्टिड 3 टाइप में पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। क्या? प्लास्टिड्स। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन? प्लास्टिड्स, लवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अगर एक एक की बात करें तो वर्डी लवक जो होता है, पहला है जो वर्डी लवक। क्या है? वर्डी लवक, वेरी इंपॉर्टेंट, सबके सब इसमें इंपॉर्टेंट है। वर्डी लवक के बारे में जाने तो वर्डी लवक, इसको कहते हैं अवर्डी लवक, अवर्डी लवक, इसको कहते हैं हरित लवक, ठीक है।
जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट को छोड़कर लगभग प्लांट के सारे कलर यही देते हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर का रंग, फ्रूट का कलर, नई निकलती हुई पत्तियों का कलर, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ही देता है। वर्णी लवक, वर्णी मतलब होता है कलर करना, ठीक है, कलर देने वाला, ठीक है, वर्णी लवक, इसका ये काम है, ठीक है। और ये इन्हें रंग देने का वजह क्या है कि जैसे परागण एक क्रिया होती है जिसमें जो पेड़ पौधों के पीढ़ी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। परागण से ही पेड़ पौधों में निषेचन होता है, ठीक है। परागण के बारे में आप लोग थोड़ा सा ही जान लीजिए कि जो है परागकण होते हैं, जो नर गैमिट होते हैं एक तरह से, और वह मादा गैमिट तक जाएंगे तो नर गैमिट मादा गैमिट मिलेगा तो फर्टिलाइज होगा तो जैगोट बनेगा, उस जैगोट से नया प्लांट बनेगा। तो ये आप तो जानते होंगे कि जब तक जनरेशन बढ़ेगा नहीं, अगर कहीं जनरेशन ना बढ़े तो वो पौधा मर जाएगा या वह जीव मर जाएगा जिसका जनरेशन ना बढ़े, जिसका वंश ना बढ़े। तो वंश बढ़ाने के लिए परागण होना ज़रूरी है, और जो है परागण के लिए पुष्प का कलरफुल होना ज़रूरी है ताकि कीट आकर्षित हों और गैमिट्स को जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाएं, ठीक है। तो कलरफुल फ्लावर और फ्रूट्स तभी हो सकते हैं जब उनकी सेल्स में क्या होगी, क्रोमोप्लास्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मेनली जो पाए जाते हैं वो रूट्स में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये रंगहीन होते हैं परंतु सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं। ये प्लांट्स के एम्ब्रायो एवं जर्म सेल तथा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उन अंगों में पाए जाते हैं। प्लांट्स का जो भ्रूणी भाग होता है, एम्ब्रायो पार्ट होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ को संचित करने का मुख्य कार्य करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा है क्लोरोप्लास्ट, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जाने क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट ही वो है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यानी कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराने के लिए अनिवार्यतः पाया जाता है। अगर ये ना हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधों द्वारा फूड नहीं बनेगा, पेड़ पौधों द्वारा फूड नहीं बनेगा तो परहैप्स जंतु भी नहीं रहेंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो है जैव मंडल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट आप लोग देखेंगे पेड़ पौधे के अधिकांश भाग हरे ही होते हैं और वह हरित लवक के कारण ही हरे होते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधों के सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं पेड़ पौधों में, ये पेड़ पौधों की पत्ती वाले भाग में, पत्ती में सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और पत्ती में भी कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो पत्ती में पर मध्योतक भाग में, यानी पर मान लीजिए पत्ती हमारा हाथ है तो ये ऊपरी लेयर अगर मान लें और निचली लेयर मान लें तो बीच का जो बच रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ये हरित लवक पाए जाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सके, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है। और इसके खोजकर्ता, तो हरित लवक के खोजकर्ता शिम्पर हैं, वैज्ञानिक शिम्पर हैं जिन्होंने हरित लवक को खोजा कब, 1885 में। शिम्पर 1885 में हरित लवक की खोज शिम्पर ने किया था। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा और इसके बारे में जानें। इसमें प्रोटीन, फास्फोलिपिड, क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए, एफई, कॉपर आदि बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन इसमें सर्वाधिक होता है, 50% लगभग प्रोटीन ही होता है क्लोरोप्लास्ट में। और इसके अलावा 50% में ये सब होते हैं, जिसमें एक और महत्वपूर्ण पदार्थ मैंने क्लोरोफिल लिखा है, पर्णहरिम मैंने लिखा है, यह है यही क्लोरोफिल। ये पर्णहरिम एक जो है क्या नाम है, वर्णक होता है, हरा वर्णक होता है, जिसके कारण इसे ये हरा कर देता है।
यानी क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट हरा और क्लोरोप्लास्ट के कारण कोशिका हरी, और यह कोशिका पेड़ पौधों के जिस भाग में पाई जाती है वह भाग हरा। जैसे पत्तियों में सबसे अधिक पाए तो पत्ती भी हरी हो जाती है, यानी क्लोरोफिल के कारण ही हरी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं, जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यह भी दोहरी झिल्ली का होता है। मान लिया यह है एक क्लोरोप्लास्ट का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यह भी दोहरी झिल्ली का होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी है आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर के मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें इसका मैट्रिक्स जो होता है वह कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। ठीक है, इसमें सिक्के नुमा तमाम स्ट्रक्चर्स दिखाए। सिक्का होता है ना, सिक्का जो हम लोग रुपया वाला, सिक्के नुमा तमाम स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे एक के ऊपर एक रखा गया हो, ऐसे। इसमें पूरे इस तरह से स्तंभ के रूप में लंबे लंबे से इस तरह से तमाम सिक्के होते हैं, इसमें भरे हुए रहते हैं। ठीक है, इनमें से एक सिक्के को, जैसे ये है ना, इस एक सिक्के को थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। ठीक है, एक सिक्के को हम क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड कहते हैं। तो एक सिक्के को थैलेक्वाइड कहते हैं, और थैलेक्वाइड यानी सिक्के पे सिक्के इस तरह से जब रखते चले जाएंगे तो एक स्तंभ बनेगा, एक स्तंभ बनेगा। ऐसे देख रही हो ना, एक तरह से क्या बनेगा? एक स्तंभ बनेगा। ठीक है, इस एक स्तंभ को हम ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, और ग्रैनम एक स्तंभ को सिंगुलर नंबर, लेकिन जब सबको मिलाकर कहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तब कहेंगे ग्रैना। क्या कहेंगे? ग्रैना। ठीक है, अब ये जो स्तंभ होते हैं यानी ग्रैनम होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी थैलेक्वाइड से निकलकर एक पटलिका से जुड़ते हैं। जैसे ऐसे, ये समझिए यूँ, यहाँ से ऐसे, यूँ समझिए ये ऐसे, ये जुड़ते हैं। ठीक है, ये जिस पटलिका से जुड़ते हैं इसे हम कहते हैं ग्रैनम पटलिका। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रैनम पटलिका कहते हैं। ठीक, और ऐसे से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें डीएनए भी पाया जाता है, कहीं इसमें आरएनए का भी खंड पाया जाता है। आरएनए, डीएनए भी, आरएनए भी। इसमें जो भरा हुआ पदार्थ स्ट्रोमा भाग मैंने बता ही दिया। ठीक है, स्ट्रोमा भाग मैंने बता ही दिया। ये तमाम पदार्थ भरे रहते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम। तो यह टोटल था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका सबसे महत्वपूर्ण वर्क है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना। ठीक है, जो एक तरह से यूँ समझिए कि सारी क्रियाओं में, चाहे वो जंतु हो, जंतु की सारी क्रियाएं हो या वनस्पति की सारी क्रियाएं हो, सारी क्रियाओं में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है प्रकाश संश्लेषण, जो इसके बिना संभव नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे अंदर के इसके सारे पार्ट कैसे काम करते हैं, ये जब आप नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो जानते जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का दूसरा था। पहला माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़े, दूसरा पढ़े प्लास्टिड। प्लास्टिड में तीन प्रकार में से तीसरा वाला पढ़ रहे थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला कोशिकांग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों का
सेल पार्ट तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट है, ठीक है। इसके पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पढ़े, अब इसको पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका, जिसके डिस्कवर के आर पोर्टर हैं, ठीक है। इन्होंने इसको खोज किया था और यह है यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन तो तमाम सेल में पाए जाते हैं, आप आगे भी देखेंगे, इसके पहले भी मैंने तमाम मेम्ब्रेन को बताया, लेकिन सबसे लंबा सबसे बड़ा यही होता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यह दो प्रकार की होती है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्टकट में रेर कह रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहेंगे स्मूथ या सॉफ्ट, दोनों बोल सकते हैं, स्मूथ या सॉफ्ट, माने चिकनी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यह सेल में 2 टाइप की होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तभी आप ये दोनों समझ पाएंगे। जैसे मान लिया यह सेल है, मान लिया यह एक सेल है, 1 मिनट। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सपोज कीजिए यह एक सेल है और यह न्यूक्लियस है, ठीक है। तो प्रायः यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी पाई जाती है, कुछ इस तरह से नलिकाकार सी रचनाएं इसकी होती हैं, ठीक है। नलिकाकार से इसकी रचनाएं होती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे क्यों सबसे लंबी ये होती होगी, ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण, ध्यान देंगे तमाम सोम हैं, मंगल कोई नहीं है, सोम ही सोम है, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम तमाम आएंगे ना। तो यहाँ पर राइबोसोम के कण जब इस पर चिपके हुए पाए जाते हैं तो खुरदुरी दिखती है। क्या दिखती है? खुरदुरी, भद्दी दिखती है, इसलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी 1 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला प्रकार जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेर, कौन होगा? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण चिपके हुए पाए जाएंगे वो होगा, और जिस पर नहीं पाए जाते हैं वह है चिकना होता है। जैसे मान लो यह भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए चिकनी दिखती है, इसलिए हमको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको कहते हैं खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका, इसको कहते हैं चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है। तो सेल में इस तरह से आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से होती है। इसके फंक्शन की यदि बात करें तो जब कभी केंद्रक विभाजन होता है, कब होता है ये अगले क्लासेस में आप जानेंगे, फिलहाल अभी जान लीजिए। जब सेल डिवीजन होता है तो केंद्र विभाजन उस समय होता है, जब केंद्रक विलुप्त हो जाता है, उसकी कोशिका विभाजन के समय केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है, फिर से जब कोशिका बनती है तो कोशिका में केंद्रक भी बनेगी। तो केंद्रक बनने के लिए झिल्ली कहाँ से आए? तो केंद्रक झिल्ली का भी निर्माण यही करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम कार्य हैं जो मैंने नोट में आपको सेंड किया है, जैसे एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन द्वारा विसरण और परासरण क्रिया, इसी के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही विसरण और परासरण क्रिया होती है सेल में, ठीक है। पदार्थों के कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आवागमन, विसरण, परासरण जो क्रियाएं होती हैं वो इसके झिल्ली के द्वारा होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला पर पाए जाते हैं विकर जो होते हैं वो विभिन्न संश्लेषी और उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। सब लर्न कर डालिएगा। अब नेक्स्ट सेल पार्ट हम पढ़ते हैं कोशिकांग, गाल्गी बॉडी या गाल्जी काय, ठीक है। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्गी ने 1883 में किया था, कैमिलो गाल्जी 1873 में किया था,
1873 में कैमिलो गाल्जी, वैज्ञानिक थे कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज किया था। सेल में जो गाल्जी पाया जाता है, गाल्जी काय जो पाया जाता है उसका खोज किया था। हमारा चौथा है गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी या गाल्जी काय, गाल्जी काय। प्लांट सेल में इसे हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, डिक्टियोसोम। इसे प्लांट सेल में हम डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में इसको गाल्गी बॉडी बोलते हैं और प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसमें तमाम पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा लिपिड की पाई जाती है, लिपिड की पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा लिपिड की पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? लिपिड की होती है। अतः इसे हम लिपोकांड्रिया भी कहते हैं। लिपिड की मात्रा पाए जाने के नाते इसे हम लिपोकांड्रिया भी कहते हैं। और ये लिपिड क्या है? एक तरह का चिकना पदार्थ, जैसे तेल होता है, ठीक है, घी होती है, चर्बी होती है, उस तरह से लिपिड भी एक चिकना पदार्थ है। ये सबसे अधिक मात्रा गाल्गी बॉडी में पाई जाती है, इसलिए गाल्गी बॉडी का एक नाम और देते हैं लिपोकांड्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है लिपोकांड्रिया निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को, गाल्जी काय को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। तो आंसर में आप क्या मारेंगे? गाल्गी बॉडी को, ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल में 10 से 20 तथा एनिमल सेल में लगभग 7 गाल्गी बॉडी। प्लांट सेल में यह 10 से 20 किसमें? प्लांट सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, और एनिमल सेल में लगभग यह है एनिमल सेल। एनिमल सेल में लगभग यह है, एनिमल सेल में लगभग यह है 7 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आए बात समझ में? इसके अलावा अगर इसके कार्यों की बात करें तो प्लांट सेल की सेल वॉल बनाने के लिए पेक्टिन तथा हेमिसेलुलोज यही बनाता है। प्लांट सेल की पेक्टिन और हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज, सेलुलोज ये बनाता है। कौन बनाता है? गाल्गी बॉडी। क्या बनाता है? पेक्टिन और हेमिसेलुलोज। ये पेक्टिन और हेमिसेलुलोज करते क्या हैं? प्लांट सेल की सेल वॉल बनाते हैं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो आपने सबसे पहले पढ़ा, कोशिका भित्ति का निर्माण आपने पढ़ा था ना, सेलुलोज। तो सेलुलोज तो कहीं से दूसरे से बनता है, लेकिन उसमें जो सहायता करते हैं और भी जो लगते हैं कोशिका भित्ति बनाने में, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, उसको यही बनाता है। तब जाकर जो है प्लांट सेल का सेल वॉल बनता है, ठीक है। इसके अलावा स्पर्म, शुक्राणु होते हैं जो नर युग्मक होते हैं जंतुओं में, स्पर्म का ये हेड पार्ट एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम का भी निर्माण यही गाल्गी बॉडी ही करते हैं। स्पर्म के हेड पार्ट में यहाँ एक ऐसे, जब आप स्पर्म क्लास, अगले क्लास में स्पर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पर्म जब पढ़ेंगे तो स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है वह एक्रोसोम कहलाता है। इस एक्रोसोम का भी निर्माण यही करता है गाल्गी बॉडी, ठीक है। इसके अलावा गाल्गी बॉडी आवश्यक पदार्थों की पैकिंग करता है, यानी अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। और जो है एंजाइम का श्रावण भी करता है, पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण करता है। बहुत सारे कार्य हैं इसके। जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसका स्ट्रक्चर भी समझते चलें, और साथ साथ जो है क्या नाम है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको भी जाने। तो इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, और तीनों पार्ट्स के जो नेम हैं, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक है, ट्यूबल्स, सिस्टर्नी, ट्यूबल्स और वेसिकल्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। मान लिया गाल्गी का मैं स्ट्रक्चर आपको अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये इस तरह से कुछ होता है गाल्गी का, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है गाल्गी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और
अब देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं गाल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो गाल्गी बॉडी में आप देख रहे हैं कि इस तरह से तमाम नलिकाकार रचनाएं दिख रही हैं। इसमें जो ये रचनाएं पूरी बड़ी बड़ी सी दिख रही हैं, ये सिस्टर्नी है और उसमें ट्यूबल्स सेट हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, ट्यूबल्स हैं। और जो सबसे पिछला हिस्सा इसका होता है ट्रांसफेस और अगला हिस्सा होता है सिसफेस, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं पीछे सिस्टर्नी पार्ट, ठीक है, जो ट्रांसफेस है उससे जो है न्यूली फॉर्मिंग फेस, यानी ये जो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये ऐसे बनकर इस तरह से निकलते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी यही क्या है इसका, ये है वेस्कल्स हैं। ये सब छोटे छोटे पार्ट्स क्या हैं, वेस्कल्स हैं। ट्यूबल्स तो आपने जान लिया, सिस्टर्नी आपने जान ही लिया। सिस्टर्नी ही जो इसमें सिस्टर्नी पाई जाती है, उसी सिस्टर्नी के बडिंग से लाइसोसोम का निर्माण होता है। सिस्टर्नी के बडिंग से लाइसोसोम, जो सिस्टर्नी बडिंग मतलब कि कली की तरह निकल कर टूट कर नया रचना बना देना, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम जो आगे चलकर आप पढ़ेंगे, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसी गाल्गी बॉडी से उसका निर्माण होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेल में होने वाली तमाम जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसमें कौन इंपॉर्टेंट होता है, एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, आत्महत्या की थैली, जिसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम। इसे बनाता कौन है, यह गाल्गी बॉडी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब तक बहुत सारी बातें हमने बताया, ये गाल्गी बॉडी तक इस वीडियो में छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के और भी सेल के पार्ट्स लेकर, कोशिकांग लेकर आते हैं और फिर आपको उसी वीडियो में प्रयास करूँगा कि आपको जो है न्यूक्लियस भी पढ़ा दिया जाए। थैंक यू।